तर लग रहा था। राबील उसको देखकर कुर्सी से उठी और नरमी से मुस्कुराकर इस्तकबाल किया। वो आगे बढ़ी और इशारे से कुर्सी पर बैठने को कहा। सेमठ हाल चाल पूछने के बाद वापस प्रोफेशनल अंदाज में लौट आई थी। उसके हाथ में डायरी और कलम था, जैसे हर लफ्ज कैद करने के लिए तैयार हो। वो मुस्कुराते हुए सवाल करने लगी थी, डॉक्टर जोहान, आपकी पिछले हफ्ते की ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसी रही? जोहान ने उसके सवाल पर नरमी से मुस्कुराहट पास करते हुए कहा, शुरू में अजीब सा लग रहा था, लेकिन जब मुझे बेचैनी बढ़ती हुई महसूस होती तो मध्य में वो स्टेप्स दोहराता था तो दिल की धड़कन वाकई नॉर्मल होने लगती थी। राबील ने नोटबुक पर कलम चलाया। उसकी आंखों में इत्मीनान की झलक थी। वो कुर्सी के बाजू पर कहनी टिकाए थोड़ा सा आगे झुकी और नरमी से बोली, बहुत अच्छा, ये पहली कामयाबी है। अब हम एक और चीज पर काम करेंगे, जिसे कहते हैं ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन, यानी ये जानना कि किन हालात में आपके सदमे की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जोहान ने चंद लम्हे सोचा। इसके चेहरे पर इत्तेराब की लहर दौड़ गई। उसने अंगुलियों को एक दूसरे में किस लिया, जैसे अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। जब कभी ऐसा मौजू छेड़ा जाता है जहां वालिदैन और बच्चों के दरमियान मौजूद रिश्ते को डिस्कस किया जाता है, या जब मैं किसी औरत को रोते हुए देखता हूं, तो लगता है कि मैं माजी के किसी हिस्से में पहुंच गया हूं और कुछ सिसकियों की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है। ये कहते हुए उसकी आंखें धुंधला गईं। एक धुंधला मंजर याद आते ही उसने पलकें सख्ती से बंद कर लें। हाथ मीज के किनारे पर कानप रहे थे। राबील ने सिर जरा सा एक तरफ झुकाया। उसके लहजे में नरमी थी। और इस वक्त आप क्या करते हैं? मैं चीखता हूं या फिर मुझे एंजाइटी महसूस होने लगती है, जिसमें मेरी बॉडी बिल्कुल कांपने लगती है और मुझे अपना आप बोझ महसूस होता है। मैं उन यादों को दबाने की कोशिश में लग जाता हूं, वो अपनी कंडीशन को याद करते हुए बताने लगा। राबील ने हल्का सा सांस भरा और कलम बंद करते हुए सीधी होकर बैठ गई। उसकी नजरें संजीदा थीं। यही तो प्रॉब्लम है, हम जब यादों को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आती हैं, जबकि हमें उनका सामना करना सीखना होगा। जोहान ने हल्की सी तलखी भरी मुस्कुराहट के साथ सिर झटका। आंखों में शकवे की झलक थी। आपके लिए आसान होगा कहना, मगर जिन सीन्स को मैं जीता रहा हूं, उनको दोबारा आंखों में लाना आसान नहीं। राबेल ने कुर्सी की पश्त से टेक हटाई और दोनों हाथ मेज पर रखते हुए उसकी आंखों में सीधा देखा। बिल्कुल आसान नहीं, लेकिन आप एक सर्जन हैं। आप रोज लोगों के जख्म काट कर उनको भरने का मौका देते हैं। अब आपको अपने दिल के जख्म पर भी उसी जरात की जरूरत है। कमरे में लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। दीवार पर लगी घड़ी की टुक टुक वाज़ेह सुनाई देने लगी। राबेल ने नरमी से कहा, आइए आज हम एक टेक्निक आजमाते हैं, जिसे कहते हैं सेफ प्लेस विजुअलाइजेशन। आप आंखें बंद करें और कोई ऐसी जगह सोचें जहां आप खुद को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ में महसूस कर रहे हैं, जहां आप खुश और मुतमईन हैं। वो इसके तासरात को देखते हुए बोली। जोहान ने गहरा सांस लिया और आहिस्तगी से पलकें बंद कर लें। उसके चेहरे पर नरम सी सुकून की लहर उभरी, जैसे दिल में कोई नया दर खुल रहा हो। मैं उन रास्तों पर खुद को महफूज कर रहा हूं जहां वो मेरे साथ चल रही है और मेरे हाथ में उसका हाथ है। सूरज ढल रहा है और हवाएं खेतों को सैराब कर रही हैं, जबकि इर्द गिर्द बच्चों के खेलने की आवाजें और जानवरों की आवाजें आ रही हैं। वो शायद मेरे लिए ऐसा रास्ता है जहां मैं खुद को हर सोच से आजाद समझते हुए आज में जीता हुआ लग रहा हूं। उसके लबों पर लम्हा भर को एक नर्म मुस्कुराहट आई, जैसे माजी की भारी जंजीरें ढेली हो गई हों। राबील का दिल छांक से टूटा था। वो एक साइकाट्रिस्ट थी और दिन में हजारों लोगों के मसलों को सुनकर उनका हल निकालती थी। दूसरी सूरत में ये कहना आसान होगा कि वो लोगों की रूह पर लगे जख्मों को सीती थी, जबकि अपने आप पूरी तरह जख्मी था। वो मुस्कुराई, या एक आलम को भी मौल्लिम की जरूरत होती है। उसको पहली दफा इस जुमले की समझ आई थी। इसने जोहान को देखते हुए नरमी से कहा, जब भी आप पर माजी का दबाव बढ़ जाए, आप जहनी तौर पर इसी जगह लौट जाएं। वो आपकी पनाहगाह होगी। जोहान ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक दिखाई दी, जैसे एक थकी हुई रूह लम्हा भर को आराम पा गई हो। वो जब घर आया तो असर का वक्त था। घर में सुकूत छाया हुआ था। ज्यादातर लोग तो कल के रावलपिंडी गए हुए थे और आज उनकी वापसी मुतवक्का थी।
जबकि सिर्फ रमशा, जोहान और रोहा ही घर पर मौजूद थे। रमशा टीवी चैनल्स बदलते बदलते बूढ़ हो चुकी थी। जोहान भाई, वो सूफे पर नीम लेटी हुई बेचैनी से बोली, मैं अकेली रहकर बोर हो रही हूं, प्लीज आप मुझे कहीं बाहर ले जाएं। जोहान, जो लाउंज के कोने में बैठा मोबाइल देख रहा था, उसने सिर उठाकर रमशा की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ठीक है, फिर थोड़ा वक्त बाहर गुजार आते हैं, इस बहाने बोरियत कम हो जाएगी। फिर अचानक उसकी नजर करीब बैठी रोहा पर पड़ी। रोहा, तुम भी साथ चलना चाहो तो आ जाओ। रोहा ने चौंक कर उसको देखा, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, मुझे जरा नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूं। जोहान ने उसे गौर से देखा और धीरे से कहा, ठीक है, ख्याल रखना। वो उसको जबरदस्ती अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता था। वो इसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगा था ताकि वो इसकी वजह से परेशान ना हो। वो गाड़ी की चाबी उठाते हुए रमशा के साथ बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही घर एक बार फिर खामोश हो गया। रूहा सूफे पर टुक गई, मगर उसका दिल कहीं और ही भटक रहा था। चंद लम्हे बाद उसने मोबाइल उठाया और हचकचाते हुए एक नंबर मिलाया। फोन मिलते ही उसके लब कपकपा गए। हनान, उसने आहिस्ता से कहा, तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से हनान की पुरस्कून आवाज आई, मैं बाहर हूं, क्यों? रोहा ने गहरा सांस लिया और फिर मजबूत लहजे में बोली, अभी घर में कोई नहीं है तो अभी चाचू की तरफ चलते हैं। हनान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं आता हूं। रूहा ने फोन बंद किया तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसको किसी तरह खुद को इन चीजों से आजाद करना था और उसके लिए एक दफा हनान के साथ जाकर चाचू से मिलना लाजिम था। या सूरज ढलने लगा था। हनान गाड़ी फ्लैट की पार्किंग में रोकता हुए बाहर निकला। साथ वाली सीट पर बैठी रूहा खामोशी से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर उलझन और घबराहट साफ झलक रही थी। वो हनान को बाहर निकलता देखकर खुद भी बाहर निकली थी। वो लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर पहुंचे और आफान को कॉल करने लगा। खुद वो दिन को एक चुक्र यहाँ कॉल गा गया था और हैदर साहब से अच्छी खासी क्लास लेकर गया था। जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खुला तो हैदर साहब और आफान अंदर मौजूद थे। जैसे ही दरवाजा खुला और हनान के साथ एक लड़की को देखा, हैदर साहब चंद लम्हे के लिए हैरत ज़दा रह गए। उनके चेहरे पर हैरानी और सोच का अक्स उभर आया। हनान, ये, वो रखते हुए बोले। हनान ने एक लम्हा रोहा की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, जी पापा, ये रोहा है आप के बड़े भाई की छोटी बेटी। हैदर साहब के सख्त तासरात नर्म पड़ने लगे। वो आहिस्ता से आगे बढ़े और शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ रोहा से हाथ मिलाया। बेटा, खुश आमदीद। उनकी आवाज में अपनायत थी। रोहा ने नजरें झुकाते हुए आहिस्तगी से सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हैदर साहब की आंखों में एक अजीब सी नरमी झलक रही थी, मगर साथ ही तजस्सुस भी। उन्होंने नजरें हनान पर जमाएं और कहा, ये तुम्हारे साथ यहाँ कैसे आई है हनान? उनको रोहा का हनान के साथ आना कुछ समझ नहीं आया। हनान लम्हा भर के लिए उलझा, फिर बेसाख्ता मुस्कुराया। बस पापा, वो मिलना चाहती थी तो मैं ले आया। लेकिन उसके लहजे में टालने की झलक नुमायां थी। अफान, जो अब तक खामोश खड़ा था, वो आगे बढ़ा और हल्की मुस्कुराहट से रोहा को सलाम किया। माहौल थोड़ा बोझल जरूर था, लेकिन रोहा ने खुद को संभाला। चंद लम्हों बाद सब अकड़े बैठे। हैदर साहब ने हल्की बातों से माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश की। चाय के कप सामने रखे गए और रस्मी गुफ्तगू चलती रही, लेकिन रोहा का दिल तेज धड़क रहा था। वो बार बार हिम्मत जुटाती और फिर रख जाती। आखिरकार उसने अपने अंदर से हौसला समेटा। चाचू, रोहा ने हचकचाते हुए कहा। हैदर साहब चौंक कर उसकी तरफ मतवजा हुए। जी बेटा। रोहा ने गहरा सांस लिया और नजरें झुकाते हुए बोली, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, अकेले में। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। हनान ने हैरानी से उसे देखा, जबकि अफान के चेहरे पर तजस्सुस अभर आया। हैदर साहब ने लम्हा भर सोचा, फिर हनान और अफान की तरफ मतवजा हुए। तुम दोनों जरा बाहर जाकर इंतजार करो, मैं रोहा की बात सुन लूं। हनान और अफान ने एक दूसरे की तरफ देखा,
फिर खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सिर्फ हैदर साहब और रोहा रह गए। अब फजा और भी संजीदा हो गई थी। रोहा ने कांपते हाथों से कप मेज पर रखा और अपनी बात कहने के लिए हिम्मत जमा करने लगी। आहा! कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाहर से हल्की ट्रीफक की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अंदर फजा बोझल थी। रोहा ने अपने कांपते हाथों को एक दूसरे में जकड़ा हुआ था। उसकी नजरें मुसलसल झुकी हुई थीं। हैदर साहब ने धीरे से कहा, बैठा, अब बताओ क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रोहा ने एक लम्हा उनकी तरफ देखा। आंखों में नमी झलक रही थी। वो बेमुश्किल अपने जज़्बात पर काबू पाते हुए बोली, चाचो, मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूं। बरा मत मानेगा, लेकिन आप हनान को लेकर यहां से चले जाए। वो मेरे कहने पर वापस नहीं जाएगा तो आप किसी। दूसरी तरफ लम्हे भर को खामोशी छा गई, जैसे जोहान को अपने कानों पर यकीन न आया हो। फिर उसकी दब्बे दब्बे जज्बात से भरी आवाज आई, रोहा, तुम जानती हो तुमने मुझे कितना खुश कर दिया है। मैं तुम्हारे यही अल्फाज सुनना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम अपनी रजामंदी से मेरी तरफ बढ़ूं और मुझे मेरे खुदा ने मायूस नहीं किया। सच कहते हैं कि खुदा अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। वो इतने दिल से बोला था कि रोहा को उसकी खुशी फोन पर महसूस होने लगी थी। रोहा के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों में नमी झलकने लगी। दिल के बोझ जैसे हल्के हो गए थे। अब मेरे लिए यहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे तुम्हारे पास आना है। वो अचानक बच्चों की तरह मासूमियत से बोला कि रूहा बेअख्तियार हंसने लगी थी। आंसू समझ आने लगा था कि बाज दफा झुक जाना भी खुशियों के दरवाजे खोल देता है। हॉस्पिटल की लंबी कॉरिडोर में जोहान फाइल हाथ में लिए चल रहा था। इसके चेहरे पर एक अनजानी सी खुशी थी जो इसकी आंखों और होंठों की हल्की सी मुस्कुराहट से साफ झलक रही थी। सामने से डॉक्टर दानियाल आता हुआ नजर आया। वो हमेशा की तरह शरारती मुस्कुराहट के साथ जोहान के करीब रखा। वाह भाई, लगता है भाभी ने इजहार मोहब्बत कर दिया है जो इतनी खुशी चेहरे से फूट रही है, दानियाल ने छेड़ते हुए कहा। जोहान की हैरानी से आंखें बाहर को आई थी। क्या वो इतना खुश दिखाई दे रहा था जो दानियाल ने देखते ही महसूस कर लिया था? क्या वाकई ही मेरे चेहरे से खुशी फूट रही है? वो तस्दीक करना चाह रहा था, तभी उससे पूछने लगा। जी, दानियाल ने उसके सवाल पर कहा। जोहान हुसने लाका हा 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 हा। मुझे पहले कभी अंदाजा क्यों नहीं हुआ? वो हंसते हुए बड़बड़ाया था। दानियाल इसको हंसता देख कर खुद भी हंसने लगा। किस चीज का? कुछ नहीं, वो मुस्कुराते हुए बात टाल गया। बताओ ना, ऐसा भी क्या होगा जो इतना खुश हुआ जा रहा है? वो इसकी आंखों ही आंखों में नजर उतारते हुए पूछने लगा। जोहान ने उसकी बात पर मुस्कुराकर नजरें झुका लें और आहिस्ता से बोला, कुछ खास नहीं, बस यूं नहीं। दानियाल ने कहकहा लगाया, छोड़ो यार, यूं नहीं वाले चेहरे पे ये चमक नहीं होती। जरूर कोई बड़ी बात है।